1 जनवरी 2023 से आरबीआई के नए बैंक लॉकर नियम के तहत जिस भी कस्टमर ने बैंक में लॉकर लिया हुआ है या कोई भी नया लॉकर लेने की सोच रहा है, इन सभी को बैंक के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन करना होगा। अब आरबीआई के नए रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी कस्टमर अपने बैंक लॉकर में इलीगल चीज रखता है और बैंक को अगर शक होता है तो बैंक के पास ये अधिकार होगा कि वो उस लॉकर को बिना कस्टमर की परमिशन के खोल भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बैंक की किसी भी गलती की वजह से अगर बैंक ब्रांच में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है या बैंक की बिल्डिंग ही गिर जाती है तो उस केस में बैंक कस्टमर के सालाना लॉकर रेंट का 100 टाइम्स कस्टमर को पे करेगा, भले ही लॉकर में 1 करोड़ रुपए का सामान पड़ा हो, क्योंकि लॉकर के अंदर क्या रखा है ये बैंक कभी भी कस्टमर से नहीं पूछता। इसके अलावा अगर लॉकर में पड़े सामान का लॉस एक्ट ऑफ गॉड की वजह से होता है, यानी अर्थक्वेक, तूफान या बाढ़ के आने की वजह से, तो इस केस में बैंक कोई भी पैसा कस्टमर को पे नहीं करेगा। दोस्तों रिसेंटली आरबीआई ने स्टेट्स का जीएसडीपी डाटा रिलीज किया। अब इस डाटा के हिसाब से इस वीडियो में हम सबसे पहले इंडिया की टॉप 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स को देखेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम इंडिया की टॉप 3 स्लोएस्ट ग्रोइंग स्टेट्स पर भी नजर डालेंगे। इस लिस्ट में इंडिया की 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है हरियाणा, जिसका ग्रोथ रेट है 6.7%। इसके बाद इंडिया की 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है कर्नाटका, जिसका ग्रोथ रेट है 7.3%। और इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट की बात करें तो ये है गुजरात, जिसका ग्रोथ रेट है 8.2%। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया की 3 सबसे स्लोएस्ट ग्रोइंग स्टेट्स की बात करें तो इस लिस्ट में 3rd पोजीशन मिली है झारखंड को, जिसका ग्रोथ रेट है 4.2%। इसके बाद 2nd स्लोएस्ट ग्रोइंग एरिया है यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, जिसका ग्रोथ रेट है 4.1%। और इंडिया की स्लोएस्ट ग्रोइंग स्टेट की बात करें तो ये है केरला, जिसका ग्रोथ रेट है सिर्फ 3.9%। बाकी आपकी स्टेट का ग्रोथ रेट कितना है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों अभी हाल फिलहाल जयपुर में एयू बैंक से एक फ्रॉड सामने आया, जिसमें कस्टमर का कहना है कि बैंक के एक एम्प्लॉय ने उनके साथ 32 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। ये एम्प्लॉय बैंक में एक रिलेशनशिप मैनेजर का काम करता था। उसने देखा कि बैंक के इस कस्टमर के अकाउंट में काफी पैसा रखा है, जिसके बाद इस एम्प्लॉय ने कस्टमर को एफडी करवाने का सुझाव दिया और कहा कि वो खुद उनके घर आकर एफडी के फॉर्म पर साइन ले लेगा। अब फॉर्म पर साइन लेने के बाद अगले दिन इस एम्प्लॉय ने नकली एफडी की रिसिप्ट कस्टमर को पकड़ा दी और जब एफडी मैच्योरिटी की तारीख आई तब कस्टमर को पता चला कि उसके नाम से बैंक में कोई एफडी बनी ही नहीं। उस पैसे को बैंक के कर्मचारी ने सट्टे में लगा दिया था और वो हार गया था। अब बैंक ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि बैंक का इसमें कोई हाथ नहीं है और बैंक ने उस कर्मचारी को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। लेकिन इस घटना से सीख लेने वाली बात ये है कि बैंक भले ही कोई भी हो, लेकिन कभी भी आपको किसी भी बैंक के कर्मचारी पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों हैदराबाद में 5 लोगों ने एक फर्जी कंपनी बनाई लिविंग इंटीरियर डिजाइन के नाम से। इस कंपनी ने हैदराबाद के आसपास के गांव से 53 लोगों का खाता आईसीआईसीआई बैंक में खुलवाया, ये बोलकर कि कुछ टाइम बाद उन्हें बैंक से लोन दिलवाया जाएगा। खाता खुलने के बाद इन सभी 53 लोगों का बैंकिंग एक्सेस अपने पास रख लिया और इन सभी 53 लोगों को अपनी कंपनी का एम्प्लॉय दिखा दिया। फिर हर महीने इन 53 लोगों के खाते में 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की सैलरी डाली जाती थी। जिसके बाद इन सभी 53 लोगों के खाते से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया गया और 53 में से 34 लोगों को क्रेडिट कार्ड बैंक ने इशू कर दिया। अब क्रेडिट कार्ड बनते ही एक ही दिन में सभी क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट मिली थी वो सारी खत्म करके 1 करोड़ 33 लाख रुपए लेकर ये 5 लोग फरार हो गए। थोड़े टाइम बाद जब क्रेडिट कार्ड की कोई भी ईएमआई बैंक को नहीं मिली तब बैंक कर्मचारियों ने उस गांव का दौरा किया और उस गांव के लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर बैंक कर्मचारियों को इस फ्रॉड का पता। तो कई लोगों का सवाल होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितने बैंक अकाउंट्स खुलवा सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो इस सवाल पर एक सर्वे पब्लिश हुआ जिसमें यह बताया गया कि मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन करने से आपके ऊपर कोई इनकम टैक्स नोटिस नहीं आ सकता अगर आप किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो। फिर भले ही आप 5 अकाउंट खोलो या 50, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये भी आता है कि आइडियली हमारे पास कितने बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। अब मान लो आपके पास टोटल 10 लाख रुपए हैं और आपने अपने सारे पैसे को एक बैंक में ना रखते हुए 5 बैंकों में 2-2 लाख रुपए करके रख दिया। अब कल को अगर कोई बैंक फ्रॉड हुआ तो आपके एक बैंक अकाउंट के साथ ही होगा। ऐसे में आपको 2 लाख रुपए का नुकसान जरूर हो सकता है, लेकिन आपके 8 लाख रुपए फिर भी सेफ ही रहेंगे। लेकिन इसके दूसरी तरफ अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाने से आपको अपने सभी बैंक अकाउंट में
मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और इन सब के अलावा सभी अकाउंट के डेबिट कार्ड की फीस भी हर साल भरनी पड़ेगी। दोस्तों मान लो आप बैंक में कैश जमा करवाने गए और आपके पास 2000 रुपए के नोटों का एक बंडल था। आप जैसे ही बैंक की ब्रांच में घुसे आप सीधा पहुंचते हो कैश काउंटर पर, जहां आपने कैश भरने वाली स्लिप भरी और अपना सारा कैश कैशियर को पकड़ा दिया। जब कैशियर इस पैसे को गिनने लगा तब इसमें 2000 रुपए के 2 नोट नकली थे जिसके बारे में आपको भी नहीं पता था और आपके मन में ख्याल आया कि चलो कोई बात नहीं, ये 2 नकली नोट मैं कहीं मार्केट में चला दूंगा और आप कैशियर से कहोगे कि वो 2 नकली नोट मुझे वापस दे दो, उसके बदले मैं आपको दूसरे नोट देता हूं। जिसके बाद कैशियर आपको समझाएगा कि आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर किसी भी बैंक की ब्रांच में कोई भी कस्टमर नकली नोट जमा करता है तो बैंक तुरंत उस नोट को इंपाउंड करेगा और उसके बदले कस्टमर को कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर एक ही ट्रांजैक्शन में 5 से ज्यादा नकली नोट निकलते हैं तो बैंक को तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करना भी जरूरी है। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या कभी आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट बैंक में हुआ है। तो देश की राजधानी दिल्ली में एक और कन्वेंशन सेंटर अब बनकर तैयार है जिसका नाम है यशोभूमि और इस कन्वेंशन सेंटर को बनाने की लागत आई है 5400 करोड़ रुपए। अब इस कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन से ठीक पहले देश की राजधानी में भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन हुआ था, जहां G20 जैसा एक बड़ा इवेंट देश ने होस्ट किया था और भारत मंडपम को बनाने की लागत आई थी 2700 करोड़ रुपए। अब सवाल ये आता है कि देश की राजधानी में एक के बाद एक इतने बड़े बड़े आधुनिक कन्वेंशन सेंटर क्यों बनाए जा रहे हैं। अब इन कन्वेंशन सेंटर्स का इस्तेमाल फॉरेन इन्वेस्टर्स की बड़ी बड़ी मीटिंग करवाने के लिए किया जाएगा और अत्यंत आधुनिक भारत की एक नई पहचान दुनिया तक पहुंचाई जा सकेगी ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाया जा सके। अब भारत सरकार का मानना है कि देश के सभी बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर्स होने चाहिए ताकि देश की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स को होस्ट कर सके और भारत में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाया जा सके।